आप सभी सुन रहे हैं बीती कहानी और आज की कहानी है श्राप एक दास्तां। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। भाग 6। रात गहराने लगी थी। चारों ओर सन्नाटा अपने पैर पसारने लगा था। चांद भी आसमान में दिखाई देने लगा था और अपनी मंद मंद रोशनी से पूरे वातावरण में एक रहस्यमय शांति व्याप्त कर रहा था। उस चांद की चांदनी में एक गाड़ी आकर उस वीरान खंडर गांव में रुकती है। उस गाड़ी से एक व्यक्ति उतरता है और वो व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि आदित्य ही होता है। वो इस समय यहाँ क्या कर रहा है? वो उस गांव की ओर धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो गांव आदित्य को अपनी ओर बुला रहा हो। आदित्य उस गांव में एक खास दिशा की ओर बढ़ रहा था, जैसे कि कोई वहां उसका इंतजार कर रहा हो। आदित्य के मन में न तो डर था और न ही कुछ होने का भय। वो बस उस गांव के अंदरूनी भाग की ओर बढ़ता चला जा रहा था। फिर वो एक मंदिर के पास आकर रुक जाता है। उस मंदिर में उसे एक लड़की खड़ी हुई दिखाई देती है, जो कि बहुत ही खूबसूरत और मन को मोह लेने वाली थी। वो अपने हाथों के इशारों से आदित्य को अपने पास बुला रही थी। आदित्य धीरे धीरे उस लड़की की ओर बढ़ने लगा था। वो लड़की आदित्य को अपने पास चले आने को कह रही थी। उसके चेहरे से एक अलग ही खुशी सी झलक रही थी, जैसे कि वो न जाने कब से आदित्य के यहाँ आने का इंतजार कर रही हो। वो उस मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ी आदित्य को बुला रही थी और आदित्य अनजान डोर से बंधा उसकी ओर खींचा चला जा रहा था, मानो कि वो लड़की उसे अपनी ओर खींच रही हो। धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते हुए आदित्य उस लड़की को ही देखे जा रहा था, जैसे कि उसे इसी लड़की की तलाश थी, जो कि आज पूरी हो गई हो। आदित्य और वो लड़की दोनों आमने सामने खड़े थे और एक दूसरे को ही निहारे जा रहे थे। वो दोनों अपने होश में नहीं थे। वो एक दूसरे में इतना डूब गए थे कि उन्हें यह तक पता नहीं चला कि वो इस वक्त कहाँ खड़े हैं। आदित्य धीरे धीरे अपना हाथ उठाता है और उस लड़की के चेहरे को छूने की कोशिश करता है, लेकिन तभी आदित्य के उस लड़की को छूने से पहले ही कोई उस लड़की को पीछे से खींच लेता है और एक अनजान और अदृश्य शक्ति आदित्य को जोरदार धक्का मारती है, जिससे आदित्य उस मंदिर की सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे आ गिरता है। उसे कुछ समझ नहीं आया कि अभी अभी उसके साथ हुआ क्या। वो लड़की आदित्य की ओर अपना हाथ बढ़ाकर उसे बचा लेने को कह रही थी। उस लड़की को एक अदृश्य शक्ति ने पकड़ रखा था। आदित्य किसी तरह खड़ा होता है और उस लड़की को बचाने के लिए भागता है कि तभी एक काला साया उसे चारों ओर से घेर लेता है। आसमान पूरी तरह से काला पड़ चुका था। चंद्रमा भी बादलों के पीछे जाकर छुप गया था। वो काला साया आदित्य के चारों ओर मंडराने लगता है। आदित्य को वो डरावने और काले साए अपने चारों ओर मंडराते हुए दिखाई दे रहे थे। वो उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगते हैं। आदित्य उन शैतानों से घिरा छटपटाने लगा था और किसी तरह अपने आप को उनसे आज़ाद कराने की कोशिश करने लगा था। वो बड़ी मशक्क़त के साथ उनके जाल से निकलने की कोशिश कर रहा था, पर वो शैतानी रूहें उसको छोड़ नहीं रही थी। उसकी आंखों के सामने भांत भांत के डरावने दृश्य दिखाकर उसको डराने की कोशिश कर रही थी और उनका ये मकसद कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा था। आदित्य का मन बहुत विचलित और भयभीत हो चुका था। वो डर के मारे चिल्लाने लगता है,
छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, तुम चले जाओ यहाँ से, छोड़ दो। आदित्य बस यही बोले जा रहा था कि तभी एक जोर की चीख के साथ आदित्य अपने बेड पर उठ खड़ा होता है। वो पसीने से पूरी तरह से तरबतर हो चुका था। उसकी सांसें और दिल जोरों से धड़क रहे थे। उसका मन अभी भी अशांत था। वो खौफ अभी भी उसके चेहरे पर साफ साफ देखा जा सकता था। ऐसा आज से पहले आदित्य के साथ कभी नहीं हुआ। आदित्य इधर उधर देखता है तो उसे समझ आता है कि वो बस एक सपना था, लेकिन आदित्य को वो बिल्कुल सच मालूम हो रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतना वास्तविक भी सपना आ सकता है। उसे सपने में हुई सभी घटनाएं वास्तविक लग रही थी। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था कि वो हकीकत थी या बस सपना। आदित्य अपने हाथ अपने चेहरे पर फेरता हुआ एक लंबी सांस लेता है और खुद को शांत करने की कोशिश करता है। फिर वो पास रखे पानी के जग को उठाकर सीधे जग से ही पानी पीने लगता है। पानी पीने के बाद उसका मन कुछ शांत होता है। आदित्य जब अपना फ़ोन उठाकर देखता है तो रात के 1:30 बजे हुए थे। कुछ देर वैसे ही बैठे रहने के बाद जब उसका मन शांत हो जाता है और जब वो कुछ ठीक महसूस करता है तो फिर वो वापिस सोने की कोशिश करता है, लेकिन लेटने के बाद भी उसके सपने के दृश्य अभी भी उसे परेशान कर रहे थे। कुछ देर इधर उधर करवटें बदलने के बाद जब उसे नींद नहीं आई तो वो उठकर कमरे से बाहर आ जाता है। जब वो बाहर आकर देखता है तो आज की रात वैसी ही रात थी जैसी उसने सपने में देखी। वही चांद, वही आसमान और वही शांति से भरी हुई चांद की मंद मंद रोशनी जो दिल को सुकून दे रही थी। लेकिन ये सब आदित्य को सुकून देने की बजाय उसे और ज़्यादा विचलित कर रही थी। कुछ देर बाहर टहलने के बाद आदित्य वापस जाकर सोने की कोशिश करता है और फिर अगली सुबह विवेक की आवाज़ के साथ ही उसकी आंख खुलती है। आदित्य चाय नाश्ता खत्म कर तैयार होकर अपने कमरे से बाहर निकलता है। वो बालकनी में खड़ा वो आसपास नज़र घुमाता है तो उसे अपने कमरे के सामने की बालकनी में खड़ी हुई लक्षिता दिखाई देती है। वो उसके पास जाता है। कैसी हो अब? तबीयत कैसी है तुम्हारी? कुछ आराम हुआ? हाँ, कल से कुछ बेहतर है, बस थोड़ा सर में दर्द है। दवाई तो ले रही हो ना टाइम पर? हाँ। डॉक्टर ने हफ्ते तक रेस्ट करने के लिए कहा था, तो कम ही थोड़ा इधर उधर निकलना। थैंक यू, आपने मुझे बताया। अब आप जा सकते हैं। मैं बस ये कहने आया था कि तुम यहाँ कोई कैदी नहीं हो। तुम जब चाहो जा सकती हो, लेकिन इससे हमारी मुसीबतें थोड़ी बढ़ जाएंगी बस। तुमने मेरी मदद की, इसी वजह से अब तक यहाँ रुकी हुई हूँ, नहीं तो कब की चली जाती। मुझे पता है, लेकिन प्रेम के घर वालों को ये सब नहीं पता कि तुम यहाँ मजबूरी में रह रही हो। उन्हें तो बस यही लगता है कि तुम प्रेम की शादी के लिए आई हो। हाँ तो देखो, मुझसे जितना हो रहा है मैं उतना कर रही हूँ। इससे ज़्यादा मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मैं तुम्हारी मनोदशा समझ सकता हूँ। तुम चाहो तो अभी भी जा सकती हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। लेकिन अगर तुम यहाँ रुकने का फैसला करती हो तो दिल से रुकना, दिमाग से नहीं। क्या मतलब हुआ इसका? मैं ये कह रहा हूँ कि प्रेम के दादाजी को लगता है कि तुम यहाँ खुश नहीं हो। उन्हें लगता है कि तुम्हारा मन यहाँ नहीं लग रहा। उन्हें तुम्हें लेकर चिंता हो रही है कि तुम ठीक हो या नहीं। लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा उनसे। उन्होंने तुम्हारे हाव भाव को देख के समझ लिया कि तुम अंदर से परेशान हो। मैं बस ये कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारा मन है यहाँ रहने का तो यहाँ रुको, नहीं तो तुम जा सकती हो। ये तुम्हारा फैसला होगा, मैं तुम पे दबाव नहीं डाल रहा। इतना कहकर आदित्य वहाँ से चला जाता है। आदित्य की बातें लक्षिता को सोच में डाल देती है कि वो क्या करे, यहाँ रुके या फिर वापस चली जाए। वो अपने आप को इस वक्त बहुत बड़े धर्म संकट में फंसा पाती है। तभी उसकी नज़र प्रेम के दादाजी जय सिंह पर पड़ती है।
वो सभी को हंसते मुस्कुराते हुए काम समझा रहे थे। उनके चेहरे की खुशी को देख लक्षिता से रहा नहीं गया और उसने अपना मन बदल लिया। लक्षिता दादाजी को दुखी नहीं करना चाहती थी तो वो यहीं रुकने का फैसला कर लेती है। दोपहर का समय था। पेड़ की ठंडी छांव में बैठे विवेक और आदित्य ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। यार, गांव में कितनी शांति होती है ना। हाँ यार, शहर की भीड़ भाड़ से दूर गांव में बड़ा सुकून है। मन करता है यहीं बस जाएं। बस बस, यहाँ इतनी भी शांति नहीं है कि यहीं बस जाएं। विवेक यार, रात को ना मुझे बड़ा ही अजीब सपना आया जो बहुत ही भयानक और डरावना था। उस सपने के बाद मेरा मन बड़ा विचलित हो रहा है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। क्या ऐसा क्या देख लिया तूने? रात को सपने में मैं उस गांव में था, उस खंडर गांव में, और उस गांव के बीचों बीच एक मंदिर में मुझे एक लड़की दिखी थी जो मुझे अपनी ओर बुला रही थी। लेकिन जब मैं उसके पास पहुंचा और जैसे ही उसे छूने की कोशिश की ना, तो उस लड़की को किसी ने पीछे से खींच लिया और उसके बाद कुछ अजीब से बुरी शैतानी ताकतों ने ना मुझे चारों ओर अपने चंगुल में फंसा लिया। चारों ओर से मुझे घेर लिया। वो मुझ पर हमला करने ही वाले थे कि मेरी आंख खुल गई। अच्छा, तो वो लड़की कौन थी? क्या तुम उसे जानते हो जो तुम्हें दिखी? नहीं यार, मैं उस लड़की से कभी नहीं मिला, लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं उसे जानता हूँ। पता नहीं क्या चल रहा है। जब से यहाँ ये सब अजीब हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या सही है क्या गलत। तुम्हें याद है वो व्यक्ति जो हमें रास्ते में मिला था? हाँ, वो, उसका इन सब से क्या लेना देना है? तुझे याद नहीं उसने क्या कहा था? ये गांव श्रापित है। क्या बकवास कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं होता। हम जितना समझ रहे हैं यहाँ उससे भी कहीं ज़्यादा अजीब घटनाएं हो रही है। कहना क्या चाहते हो? आदित्य, यहाँ हर व्यक्ति के अपने अपने राज हैं। यहाँ जो जैसा दिखता है वैसा है नहीं। यहाँ बहुत कुछ चल रहा है। लक्षिता वहाँ उस गांव में क्या कर रही थी ये उसने नहीं बताया, लेकिन जब मैंने उसका सामान चेक किया तो उसमें बहुत सी अजीब चीज़ें देखने को मिली मुझे। तुमने उसका सामान चेक किया, लेकिन क्यों? उसके मना करने के बाद भी? माने कि वो हमसे कुछ छुपा रही है, लेकिन ऐसे किसी का सामान की तलाशी लेना ठीक नहीं है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये बात तब की है जब मैं उसकी गाड़ी लेकर आ रहा था। जब उस कच्चे रास्ते से आ रहा था तो गाड़ी बहुत झटके खा रही थी, तो उस समय गाड़ी के ग्लव बॉक्स में से एक किताब नीचे गिर गई। जब मैंने उस किताब को वापस रखने के लिए उठाया तो उसमें उस गांव की कई तस्वीरें थी। साथ में वो किताब भी कोई साधारण किताब नहीं थी। उसमें बहुत सी जादू टोने जैसी चीज़ें लिखी हुई थी। क्या? लेकिन लक्षिता उस किताब से क्या करना चाहती है? हो ना हो, ये कोई सामान्य बात नहीं है कि एक लड़की के पास ऐसी चीज़ें मिले। उस लड़की के इरादे मुझे ठीक नहीं लगते। हमें इस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। हमें प्रेम को ये सब बताना होगा, इससे पहले कि देर हो जाए। हमें उसे आगाह कर देना चाहिए। हम प्रेम को ये सब नहीं बता सकते। मुझे उस पर शक है। हम उस पर भी भरोसा नहीं कर सकते। क्या बोल रहे हो? वो हमारे दोस्त है, भला उस पर भरोसा नहीं करेंगे तो किस पर करेंगे? उस लक्षिता पर? तुम समझ नहीं रहे हो। प्रेम भी हमसे कुछ छुपा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। यह बात तुम प्रेम के सामने मत कह देना, नहीं तो उसे बहुत बुरा लगेगा। लेकिन सुनो तो। बस, अब और कुछ नहीं। इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं। यार, तो इतना क्यों चलता है प्रेम से? हमेशा उसकी बुराई करता रहता है। आदित्य के इतना कहने के बाद विवेक उठकर वहां से चला जाता है। विवेक के यूं उठकर जाने से आदित्य को बुरा लगता है कि उसने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। पूरा दिन यूं ही गुजर जाता है और फिर वही काली अंधियारी रात गहराने लगती है।
अब इनकी कहानी कौन सा मोड़ लेगी, जानने के लिए सुनते रहिए श्राप एक दास्तां। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं।